बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी कैबिनेट ने सोमवार को बैठक में बड़ा फैसला लिया। डीजीपी के चयन के पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश यूपी के पुलिस बल प्रमुख चयन एवं निर्देशावली 2024 को मंजूरी मिली है, जिसके बाद अब यूपी में डीजीपी तय किए जाएंगे। यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा और अब यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। वहीं डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इस कमेटी में मुख्य सचिव यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित कोई व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी होंगे। डीजीपी का चयन सेवा अवधि अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर होगी। डीजीपी वही बनेगा जिसकी कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ, ये कितना बड़ा फैसला है और इससे कितना अंतर होगा? क्योंकि अभी तक यूपीएससी की जो बोर्ड है उनको नामों का पैनल भेजा जाता था और वहां से आखिरी सहमति होती थी, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया में ही बदलाव, कितना अंतर हो जाएगा इससे? देखिए, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के लिए बहुत बड़ी खबर है और अन्य राज्यों के लिए भी बड़ी खबर है। हालांकि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सारे प्रदेश अपने यहाँ इस तरह की एक पुलिस एक्ट बना सकते हैं जिसके मुताबिक डीजीपी का चयन हो। जब तक ऐसा नहीं होता है तो यूपीएससी की गाइडलाइंस के मुताबिक ही डीजीपी का चयन होता था। यहाँ से सीनियर ऑफिसर्स की एक लिस्ट यूपीएससी को भेजी जाती थी और सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर के जो 3 अफसर होते थे उनको वापस राज्य को भेजा जाता था और 3 अफसरों में से ही डीजीपी चुना जाता था। ऐसा पूरा प्रोसीजर बना हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश में मई 2022 में मुकुल गोयल यूपीएससी के इसी प्रोसीजर के जरिए डीजीपी बने थे, उनको हटाया गया और उसके बाद से लगातार बीते 2.5 साल से ऊपर उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी हैं। अब योगी सरकार ने कल अपने कैबिनेट में ये पूरा प्रोसीजर पास कर दिया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी को चुनने के लिए नियमावली अपनी खुद तैयार कर ली है, कैबिनेट से अप्रूव करवा लिया है। इसके लिए सिर्फ इतना होना चाहिए कि पे मैट्रिक्स लेवल 16 जिसको बोला जाता है, जो डीजी लेवल के अफसरों को मिलता है, ये पे मैट्रिक्स लेवल 16 होना चाहिए। कम से कम 6 महीने की उनकी नौकरी बची होनी चाहिए, बेदाग उनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। और अब एक कमेटी बना दी गई है, वो कमेटी ही डीजीपी का चयन करेगी। इस कमेटी ठीक है ऋषभ, साथ ही जो सेवा अवधि है उसमें भी बदलाव किया गया है। अब 2 साल का कार्यकाल होगा और ऐसे में ये जो प्रस्ताव पास हुआ है इसे अमली जामा क्या अभी से ही इसे ही लागू किया जाएगा? अब अगले जो भी डीजीपी बनाए जाएंगे इसी प्रक्रिया के तहत बनाए जाएंगे या इस फैसले के बाद किसी की मुहर की भी और जरूरत है? नहीं, देखिए, अब किसी मोहर की जरूरत नहीं हो जाती है। अब उत्तर प्रदेश सरकार अपना अगला डीजीपी इसी नियमावली के तहत चुन सकती है। हाँ, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो प्रशासनिक फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो पूरे होने में शायद 2-3 महीने का समय उसमें लग सकता है। लेकिन ये बात अब तय है कि उत्तर प्रदेश को अगला डीजीपी जो मिलेगा वो इसी प्रक्रिया के तहत मिलेगा। ये कमेटी ही उसको चुनेगी और उसका कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होगा। ये तर्क दिया जा रहा है कि यहाँ पे मजबूत और पारदर्शी नौकरशाही और पुलिस की व्यवस्था हो, लिहाजा इस नियमावली को अपनाया गया है और अब उत्तर प्रदेश का जो भी अगला डीजीपी होगा वो उसी नियमावली के तहत ही चुनकर आएगा। धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 2 साल का कार्यकाल होगा डीजीपी का। अब यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा, यानी नाम नहीं भेजे जाएंगे और फाइनल फैसला यूपीएससी नहीं करेगा, बल्कि अब प्रदेश में ही एक कमेटी बनाई गई है और उसी कमेटी को ये अधिकार दिया गया है कि वो डीजीपी के नाम पर फैसला ले। जहां तक बात क्राइटेरिया की है तो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा अधिकारियों का कि उनका कार्यकाल कैसा रहा है और कहीं कोई दाग तो नहीं है, बेदाग छवि होनी जरूरी है और कम से कम 6 महीने की सर्विस अभी बाकी हो, उन्हीं लोगों के नाम का चयन किया जाएगा डीजीपी बनाने के लिए और फिर फैसला एक कमेटी लेगी। उस कमेटी की रूपरेखा भी तय कर दी गई है कल कैबिनेट मीटिंग के दौरान। और उस कमेटी के बारे में आपको बता दें कि इस कमेटी में मुख्य सचिव होंगे, यूपीएससी की ओर से नामित कोई व्यक्ति भी होगा, यानी कि एक व्यक्ति होगा जो यूपीएससी की नुमाइंदगी करेगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर उनकी तरफ से भी नामित एक व्यक्ति इस टीम का हिस्सा होगा। ये 3 लोग हो गए जो मुख्य होंगे। उसके बाद अपर मुख्य सचिव या फिर प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी भी होंगे। डीजीपी का जो चयन है उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया हैं वो भी बता दें
कि उन अधिकारियों के नामों को ही कंसिडर किया जाएगा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, यानी कि जिनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई विवाद ना हुआ हो, उनकी वर्दी पर कोई दाग ना लगा हो। डीजीपी वही बन सकेगा जिसकी अभी कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो। तो ये तमाम क्राइटेरिया हैं। तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश कैबिनेट की ओर से, और इस फैसले के बाद एक बहुत बड़ा विवाद भी कह सकते हैं कि सुलझ जाएगा। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि डीजीपी की जरूरत होती है, प्रदेश सरकार और यूपीएससी के बीच वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है या तारतम्य नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से गतिरोध की स्थिति भी देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो भी ऐसी व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं कि वो अपने डीजीपी का चयन खुद कर ले। तो अब यूपी सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया कैबिनेट के दौरान और कैबिनेट ने उसे मंजूरी भी कर दी है। तो यूपीएससी को अभी पैनल नहीं भेजा जाएगा, अब यूपी के अंदर ही यूपी के नए डीजीपी के नाम को लेकर फैसला होगा। और ये जो लगा है, मुहर लगी है, यानी कि जो प्रस्ताव पास हुआ है, इसी आधार पर अब अगले डीजीपी का चयन होगा। तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें जज की भूमिका भी होगी, मुख्य सचिव की भूमिका भी होगी, गृह सचिव की भी भूमिका होगी और यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति भी मौजूद होगा इस कमेटी में। तो एक बहुत बड़ा फैसला सरकार की ओर से 5 सदस्यों की एक कमेटी होगी जो कि अब उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जितने भी डीजीपी बनेंगे वो इसी प्रक्रिया के तहत बनेंगे और यूपी में जो कमेटी बनाई गई है इसी कमेटी की ओर से फैसला लिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी के कामों की समीक्षा भी की। कामों में गड़बड़ी पर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। गड़बड़ी मिलने पर जवाबदेही तय की जाएगी। एक बार फिर मुख्यमंत्री ने यह बात कही, जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक की जवाबदेही होगी। परियोजनाएं वक्त से पूरा की जाएं। अगर वक्त पर पूरा नहीं होती है तो उसकी भी जवाबदेही तय की जाएगी। परियोजनाओं में गुणवत्ता से भी समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम ने पहले भी ये बात कही है, इस बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहे हैं तय वक्त पर हो और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अग्रीमेंट के नियम तोड़ने पर भी कार्रवाई की बात कही है उन्होंने। कॉन्ट्रैक्टर और फर्म ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। पहले 13 नवंबर को जहां जहां पर वोटिंग होनी थी, अब वहां 20 नवंबर को मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से मांग रखी गई थी आयोग के सामने कि वोटिंग की तारीखों में फेरबदल कर दिया जाए, क्योंकि 13 नवंबर के आसपास कई सारे पर्व त्योहार हैं और ऐसे में तारीख बदले जाने की मांग की गई थी। अब इन जगहों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती पहले तय तारीख पर ही होगी, यानी कि 23 नवंबर को ही। राजनीतिक दलों की ओर से यह आशंका जताई जा रही थी कि त्योहारों के मद्देनजर 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग में मतदान प्रतिशत कम हो सकता है और साथ ही इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी होती है जगह जगह व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो मतदान के दौरान भी व्यवस्था में परेशानी हो सकती है। यूपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी, बीएसपी, आरएलडी ने कहा था कि यूपी में लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3-4 दिन पहले ही यात्रा पर निकल जाते हैं। 15 नवंबर को मनाई जाएगी कार्तिक पूर्णिमा और ऐसे में 13 नवंबर को होने वाले मतदान प्रभावित हो सकते हैं, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाए जाने पर यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने चुनाव आयोग का धन्यवाद जताया। उन्होंने ही चुनाव आयोग से तारीख बढ़ाए जाने की मांग की थी और एक पत्र लिखा था। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव है उसके लिए मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार से निवेदन किया था कि जो 13 नवंबर निर्वाचन की नियत है उसको परिवर्तन करके बढ़ाया जाए। चूँकि वर्तमान में कार्तिक गंगा स्नान है, जिसके कारण से हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है, लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और जिसके कारण से जो धार्मिक लोग हैं वे 3 दिन 4 दिन पहले ही ब्रज घाट पे, शुक तीर्थ में या अन्य गंगा स्थान पर चले जाते हैं। तो निवेदन मेरा था कि इसको बढ़ाया जाए और बढ़ा करके समय दिया जाए धार्मिक लोगों को। उपचुनावों को लेकर एक बार फिर यूपी में सियासी पारा हाई है और इस बार इसकी वजह है चुनाव की बदली तारीख।
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया है। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, अब यहां पर 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई प्रमुख राजनीतिक दलों की मांग के बाद आयोग ने वोटिंग की तारीखों में फिर बदल कर दिया। वोटों की गिनती पहले से तय तारीख 23 नवंबर को ही कराई जाएगी। उपचुनाव की तारीख बदले जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। बीजेपी की पुरानी चाल, हारेंगे तो टालेंगे। वहीं मैनपुरी से एसपी सांसद डिम्पल यादव का कहना है कि चुनावों की तारीख बदलने के पीछे बीजेपी की कोई चाल है। बीजेपी भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख की जगह, तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। वहीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उपचुनाव की तारीख बदलने पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ऐसे कैसे, बिल्कुल चुनाव जब नजदीक आ जाए तो आप डेट आगे बढ़ा सकते हैं। पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन कराएगी। आप बाई इलेक्शन साथ में नहीं करा पा रहे हैं 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ, और आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। अमरोहा से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता दानिश अली ने उपचुनाव की तारीख बदलने पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव रिशेड्यूल होने से चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ तो वहां आपने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद डेट चेंज करी। अब यहां उपचुनाव हो रहा है, अब डेट चेंज कर रहे हो और आप कहते हो कि हम वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे। ये क्या है? इससे चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है, जो नहीं करता। लखनऊ पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। संजय सिंह का कहना है कि उपचुनाव में उनकी पार्टी एसपी के कैंडिडेट के लिए प्रचार भी करेगी। उपचुनाव की तारीखों में बदलाव पर बीजेपी पर निशाना साधा है। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से अब चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी। जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे तब तारीखों की घोषणा होगी। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो अयोध्या का चुनाव नहीं होगा। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है। राजनीतिक दलों की ओर से आशंका जताई गई थी कि त्योहारों की वजह से 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के दौरान कम मतदान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी बीएसपी आरएलडी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लोग कार्तिक पूर्णिमा के लिए 3-4 दिन पहले यात्रा करते हैं, जो 15 नवंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की प्रार्थना पर तारीखों में बदलाव किया है। इसे लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी मदरसा एक्ट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। खबर गाजीपुर से, जहां गंगा में डूबने से 4 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। वाराणसी की रहने वाली बच्ची अपने ननिहाल गाजीपुर आई हुई थी और इसी दौरान अपनी मौसी और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ वो गंगा घाट पर पहुंची थी। परिवार के सदस्य गंगा स्नान कर रहे थे और बच्ची खेल रही थी। इसी दौरान बच्ची गहरे पानी में चली गई। गोताखोरों ने बच्ची के शव को बाहर निकाला। यह घटना सैदपुर थाना क्षेत्र के पक्के घाट की है। सिद्धार्थनगर से खबर, जहां मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाते वक्त मस्जिद के पास पत्थरबाजी हुई है। इस पत्थरबाजी में मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठी 2 लड़कियों को भी चोट आई है। गुस्साए गांव वालों ने ट्रैक्टर ट्रॉली समेत प्रतिमा को सड़क पर वहीं खड़ा कर दिया और जाम लगाया।
प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। डुमरियागंज एसडीएम और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। डुमरियागंज नगर पंचायत के माली मैनहा की ये घटना है। आगरा में हुए वायुसेना के विमान क्रैश का वीडियो सामने आया। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पैराशूट के जरिए दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकले। विमान भी गिरता नजर आ रहा है इस वीडियो में। आगरा के सोनीगा गांव में वायुसेना का विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद दोनों पायलट कूद गए और पैराशूट के जरिए उन्होंने अपनी जान बचाई है। वायुसेना के विमान हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं। जमीन पर गिरते ही विमान में आग लग गई। धुएं का गुबार देख गांव के लोग भी हादसे वाली जगह पर पहुंचे, जहां लोगों की भारी भीड़ जुटी। यह हादसा थाना कागारौल क्षेत्र के गांव सोनीगा गांव में हुआ है। पंजाब के आदमपुर से आगरा की उड़ान पर था मिग 29। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग मंदिर में लगे पत्थर के हाथी के मुंह से गिर रहे पानी को ग्लास में भर रहे हैं और पी रहे हैं। दरअसल ये वीडियो वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का है। कुछ लोग इसे चरणामृत समझकर श्रद्धापूर्वक पी रहे हैं। इस जल को लेने के लिए होड़ मच गई, जिसे देखते हुए मंदिर के सेवायत बाहर आए। उन्होंने बताया कि ये बांके बिहारी का चरणामृत नहीं है, बल्कि ये गर्भगृह की धुलाई के बाद निकलने वाला पानी है। गर्भगृह में एसी भी लगा है, जिसका पानी इसी रास्ते से बाहर निकलता है। नहीं, ये तो प्योर चरणामृत ही है, एसी का पानी नहीं है। हम लोग मुंबई से आए, खास इसकी महिमा सुन के आए हैं और इसकी प्यूरिटी हमेशा आबादित ही रहेगी। तो क्या बात करना चाहिए? ये है बांके बिहारी जी का चरणामृत है, तो इसलिए हम लोग इसको कलेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन पहले काफी मिला था, अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन पहले हम लोग ले चुके। ये जो भी कंट्रोवर्सी है सिर्फ 2-3 महीने पहले से शुरू हुई है। इसका कोई भी औचित्य नहीं है। कोई कहता है एसी का पानी है, कोई कहता है कि पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं उसका पानी है। तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो ठाकुर जी के गर्भगृह में अपने हाथ और पैर धोएगा? जो हमारे ठाकुर जी का स्नान होता है, श्री जी का स्नान होता है, उसको मिलके ठाकुर जी का गर्भगृह इतना पवित्र होता है, उसमें से ये जल होते हुए आता है। तो हमें इस चीज में कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि ये एसी का जल है या किसका जल है। ये सिर्फ हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों में से आ रहा है, तो ये जल हमारे लिए चरणामृत समान ही है और हमारे शर्माते हैं। दिक्कत क्या है? गोस्वामी जी, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहीं चरणामृत लोग आस्था के साथ ले रहे हैं, तो कोई एसी का पानी बताकर उसका बहिष्कार करने की बात कर रहा है। देखिए, बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह के पीछे से जो जल निकल रहा है, जहाँ 2 हाथी की सूंड बनी हुई है, बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि बांके बिहारी जी महाराज के स्नान का जल, जिसे हम लोग चरणामृत के नाम से भी जानते हैं, इतना सहज और इतना आसान नहीं है कि उस जल को नाली में बहा दिया जाए, मंदिर के गर्भगृह से निकलकर वो नाली में बह जाए। इसलिए जो बिहारी जी के स्नान का जल है, वो मंदिर के अंदर जो पुजारी जन है, गोस्वामी जन है, वो आपको अंजलि में देते हैं, तुलसी दल डालकर देते हैं, चंदन लगाते हैं, वो वहां से प्राप्त होता है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में बिहारी जी के स्नान का जल नाली में नहीं बहता है।